मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। दोस्तों, कहने को तो हम अपने ग्रेट लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बहुत तराने गाते हैं, लेकिन 1964 यानी कि 1964 की जनरल अयूब खान की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान एक पम्फलेट निकाला गया जिसमें कुछ ये लिखा था। हकीकत यह है कि अब्दुल गफ्फार खान और उसके साथी काम कर रहे हैं फातिमा जिन्ना के साथ पख्तूनिस्तान बनाने के लिए। पाकिस्तान अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि वो शख्स जिसने अपने कैरेक्टर के जरिए, पर्सनैलिटी के जरिए, अपनी डिग्निटी, अपनी कमिटमेंट के जरिए पाकिस्तान को आजाद करवाया, हमने उन्हीं की सगी बहन को भी नहीं छोड़ा। उनको भी फॉरेन एजेंट कहा, उनको भी गद्दार कहा। यहीं से हमारे 5वें थीसिस की कहानी स्टार्ट होती है, जिसका टाइटल है वी द सेडिशियस पीपल, यानी कि हम गद्दार लोग। अगर आपने इस किताब रूल बाय फियर के पहले 4 थीसिस मिस कर दिए तो आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाके उन्हें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक डाल दूंगा। इस थीसिस का आगाज करते हैं अम्मार अली जान अपने अरेस्ट से। वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिसका नाम है हुकूक खल्क मूवमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर उन लोगों के लिए आवाज उठाती है जो मिसिंग पर्संस होते हैं या इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती हैं। अब आप सुने कि जब अम्मार अली जान को अरेस्ट किया गया तो उनसे जो तफ्तीशी अफसर था, जो इंटेरोगेशन ऑफिसर था, उसने क्या कहा? इट्स सो अम्यूजिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग एज वेल। तुम एक मासूम आदमी हो क्योंकि तुम नहीं समझते कि इस जगह काम कैसे होता है। इन्होंने ये सब झूठे इल्जामात जाने के बावजूद तुम्हारे खिलाफ इंटेलिजेंस फाइल्स बनाई हैं। ये निजाम इतना टूटा हुआ है, इतना ब्रोकन है कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, चाहे तुम जितना मर्जी आइडियलिज्म दिखा लो। आपका मसला यह है कि आप इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहां के लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते। वो अताअत चाहते हैं, दे वांट ओबीडियंस। मुझे तुम पर अफसोस है क्योंकि उन्होंने तुम जैसे लोगों को मार दिया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम मुल्क छोड़ दो। मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा रखता हूं जहां पर मेरे अंकल रहते हैं। इससे अंदाजा होता है कि जो इंटेरोगेशन ऑफिसर था उसका कितना बिलीव था अपने सिस्टम के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर। ही हैड एक्चुअली गिवन अप। लेकिन दोस्तों, आपको असलियत बताऊं, द एंटायर सिस्टम हैज एक्चुअली गिवन अप। दिस इज रियली स्केरी। ये बहुत ड्रॉनी बात है। इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान के बारे में पैशनेटली सोचते हैं, जो इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उसको हमारी जो रूलिंग एलीट है वो अपना दुश्मन समझती है। यही हाल इस एलीट ने फातिमा जिन्ना के साथ किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया और हर उस शख्स के साथ किया जिसने रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाने की कोशिश की। इसी को दोस्तों कहते हैं स्टेटस को। अम्मार अली जान तो बाहर निकल आए, लेकिन उन बलोचों का क्या, जिनकी माएं, बहनें, बीवियां, बच्चे उनकी राह तक रहे हैं। मिसिंग पर्संस के पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो नफ्सियात है, वो भी आज मैं आपको समझा देता हूं। होता कुछ यूं था कि पहले वक्तों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुआ करते थे और उनका ट्रायल पब्लिक डोमेन में होता था, जिसकी वजह से वो एक आम आदमी के लिए, एक आम शख्स के लिए हीरो बन जाते थे। लिहाजा जेल जाना एक शर्मनाक एक्टिविटी नहीं, बल्कि पॉलिटिशियंस के लिए एक मेडल लेना हुआ करता था। इस हीरोइज्म को अवॉइड करने के लिए एनफोर्स डिसअपीयरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। अब जब कोई मिसिंग पर्सन हो गया तो वो भी गया और उसकी कहानी भी दब गई। अब जो लोग पॉलिटिकल और सोसाइटल रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाते हैं उनको गद्दार कहा जाता है, उनको बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया जाता है। ये जो टर्म है ना दोस्तों, ट्रीजन यानी कि गद्दारी, इसका भी बड़ा स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल होता है। जो भी स्टेट नैरेटिव से हटकर बात करता है, स्टेटस को चैलेंज करता है, नई सोच की बात करता है, नए सोशल ऑर्डर की बात करता है, उसे गद्दार कह दिया जाता है। इस हवाले से अम्मार अली जान लिखते हैं कि 2016 में ओकाड़ा शहर में पोस्टर्स लगाए गए कि वहां पर रॉ के एजेंट्स मौजूद हैं और अवाम को एज ए नेशनल ड्यूटी विजिलेंट रहना है। लेकिन इसके पीछे जो असल वजह थी वो थी अंजुमन मज़ारीन पंजाब की मूवमेंट, जिसको दबाने की कोशिश किया जा रहा था। क्योंकि इस मूवमेंट का एक बड़ा मुद्दा था ओकाड़ा मिलिट्री फार्म्स, जहां पर किसान और हारी कह रहे थे कि उनके लैंड राइट्स उनके पास रहने चाहिए। मेहर अब्दुल सत्तार जो इस मूवमेंट के लीडर थे, उनके घर को रेड किया गया और कहा गया कि उनके घर से इंडियन करेंसी बरामद हुई है। अम्मार अली जान लिखते हैं कि इंडिया की थ्रेट को मीडियम बना के, जरिया बना के रूलिंग एलीट यहां पर लोगों को कंट्रोल करती है। इसी तरह गद्दारी की एक बेहुदा एलिगेशन लगाई गई थी मादर मिल्लत पे, यानी कि मिस फातिमा जिन्ना पर। हुआ कुछ यूं था कि फातिमा जिन्ना ने जनरल अयूब खान की डिक्टेटरशिप को मानने से इनकार कर दिया।
and challenged him in the presidential election of 1964. फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, इलेक्शंस को रिग किया गया and eventually जनरल अयूब खान retained his power. इसी तरह 1970 के जो इलेक्शंस थे उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली शेख मुजीबुर रहमान को, उन्हें भी गद्दार कहा गया, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए and eventually the result was the formation of बांग्लादेश. हमारी जो रूलिंग एलीट है उसका जो गद्दारी के साथ ऑब्सेशन है, इसको लीगल कवर मिलता है सेडिशन लॉ से, जिसको सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था अंग्रेजों ने. ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में जो भी आवाज उठाता, जो भी एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज में मुलविस होता, उसको वो ब्लॉक करने के लिए ये लॉ का इस्तेमाल करते थे. समझने की बात यह है कि एक आजाद मुल्क का एक आम सा शहरी क्यों अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी करेगा और कैसे करेगा. इसकी वजह दोस्तों ये है कि हम लोग एज ए नेशन पॉलिटिकली, सोशली, मेंटली, कॉग्निटिवली बहुत ही इमेच्योर है. हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कोई भी थोड़ी सी अलग बात कह देगा तो वो हमारा दुश्मन है. हमारे यहाँ डिस्कोर्स नहीं है, गुफ्तगू नहीं है, ओपोजिंग ओपिनियंस को हम लोग एंटरटेन नहीं करते. जो भी हमारे से मुख्तलिफ ओपिनियन रखता है, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट है, उसको हम अपना दुश्मन कंसिडर करना शुरू कर देते हैं. दिस इज शीयर नॉनसेंस. इस थीसिस को रैप अप करते हुए मैं अपने 2 सेंट्स ये देता हूं कि पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं, स्पेशली जो मिलिट्री है, वो हमारे मुल्क का एक बहुत ही इंटेग्रल हिस्सा है. देयर इज नो डिनायल. पाकिस्तानी फौज एक बहुत ही प्रोफेशनल इदारा है और हमें हमारी फौज की बहुत ज्यादा जरूरत है. हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, जो हमारी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसमें फौज हमारी बैकबोन है, राइट. तो हमें फौज को बैक करना है. लेकिन जो जनरल्स हैं, दे नीड टू रियलाइज दैट नो वन इज अबव द लॉ. कानून से ऊपर कोई नहीं है. जब तक अवाम फौज के साथ है, फौज तगड़ी है और हमें वाकई में एक तगड़ी फौज चाहिए which works in the ambit of the constitution, जो आइन के अंदर रह के काम करे और पाकिस्तानियों के लिए काम करे. जो अगला थीसिस है उसका टाइटल है मॉरल पैनिक और इसका ताल्लुक हमारी सोच से है. और हमारी इस बदबूदार, रॉटन और बेहुदा तरीन सोच का मुजाहरा हुआ 12 सितंबर 2020 को, जब एक औरत जो मोटरवे पर ट्रैवल कर रही थी अपने बच्चों के साथ, उसका रेप कर दिया गया, उसके साथ ज्यादती कर दी गई. इतने पेनफुल, इतने ड्रेडफुल इंसिडेंट के बाद हमारी सोच की अक्कासी की लाहौर पुलिस के चीफ ने. लिसन टू व्हाट ही सेड. कहानी ये है कि ये खातून, अगर आप फिल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला. अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ. अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते. बहरहाल ये मसला था उनका. कहानी इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि हम लोग एक ऐसे पेट्रियाकल, एक ऐसे पिदराना निजाम में रहते हैं जिसमें मर्द औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, जिसके साथ वो जो चाहे कर सकता है, औरत उसकी गुलाम है. लेकिन सवाल ये बनता है कि हमारे मुआशरे में ये सोच आई कहां से. आज इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूं. जब अंग्रेज ने यहां पर कब्जा किया तो ऑब्वियसली उसने सोसाइटी में अपने तौर तरीके फैलाने की भी कोशिश की. अब इस कल्चरल ऑनस्लॉट का मुकाबला तो करना था, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया ने अपनी कल्चर को, अपनी हेरिटेज को बचाना था. और हमारे जैसे जो गरीब ममालिक होते हैं, उसमें इवेंचुअली हमारी सोसाइटी की इज्जत आके रुक जाती है हमारी औरतों पर. अब ये जरूरी हो गया कि औरत इस सकाफती यलगार का मुकाबला करे. औरतों को घरों तक महदूद किया गया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनके ऊपर खौफ तारी किया गया कि कहीं वो अंग्रेजों के बनाए हुए निजाम के लपेट में ना आ जाएं. एक फेक नैरेटिव, एक बयानिए को प्रमोट किया गया कि जो औरतें घरों पर रहती हैं वही पायस हैं, वही नेक परवीन हैं. इनफैक्ट जो औरतें बाहर जाती हैं उनको कहा गया कि ये कैरेक्टर की सही नहीं है. और यही सोच हमारी कौम में परवान चढ़ती गई. ये इतनी दुख वाली बात है कि आज तक पाकिस्तान में बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि जो औरतें बाहर काम करने के लिए जाती हैं उनके कैरेक्टर में, उनके किरदार में कोई मसला है. और कहीं कोई औरत कामयाब हो जाए तो ये तो सर्टिफाइड बात है कि वो किसी ना किसी गलत जरिए से वहां तक पहुंची है. दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस. हमारी पूरी उम्र इस डिबेट में, इस डिस्कोर्स में, इस बहसबाजी में गुजर जाती है कि औरत को पर्दा करना चाहिए या नहीं. ऐसी बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज है, ऐसी कुंज़ेहनी है कि हम लोग कभी आइडियाज के ऊपर बात नहीं करते, कभी इन्वेंशंस के ऊपर बात नहीं करते, कभी साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बात नहीं करते, कभी नई डिस्कवरीज के ऊपर बात नहीं करते, रिसर्च के ऊपर बात नहीं करते, कुछ नए नॉवल आइडियाज के ऊपर बात नहीं करते, फलसफे को डिस्कस नहीं करते, मॉडर्न नॉलेज को डिस्कस नहीं करते. इस दुनिया में कामयाब कैसे होना है, अपनी कौम को कैसे मॉडर्न करना है,
प्रोग्रेसिव माइंडसेट को कैसे प्रमोट करना है, रैशनैलिटी ऑफ थॉट को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमने कभी डिस्कस नहीं करना। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया है? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। इवेंचुअली कहानी यहीं पर आकर रुक जाती है कि औरत ने पर्दा करना है और किस तरह का करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस तरह की बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट प्लीज गेट टू अ कंक्लूजन। सारी उम्र इसी तरह की बहसबाजी और वेस्टेज में आपने गुजार देनी है। ओ भाई, दुनिया जा रही है चांद पे, मार्स पे। दे हैव गॉन बियॉन्ड द प्लैनेट्स। वो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो कायनात के आगाज तक पहुंचने वाला है, और हमारे यहाँ ये बहसबाजी, ये फजूल की मीनिंगलेस डिबेट से खत्म नहीं होती। उसके ऊपर हमारे जो इंटेलेक्चुअल थॉट लीडर्स हैं, जो बड़े तुर्रम खान बनते हैं, वो मिसाल देते हैं टॉफी की कि अगर टॉफी को विदाउट रैपर रखोगे तो उसके ऊपर मक्खियां आ जाएंगी। मुझे ये बताएं कि ज़ैनब कौन सी टॉफी थी, जो बच्ची जिसका रेप कर दिया गया, जो रोजाना जो कब्रों से निकाल के हम लोग रेप करते हैं। वी आर सफरिंग फ्रॉम नेक्रोफीलिया एज वेल, जहां पे हम लोग मुर्दों को निकाल के उनके साथ रेप करते हैं। वो कौन सी टॉफी है? उन्होंने कौन सा पर्दा नहीं किया हुआ? मैं तो कहता हूं कि हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट होना चाहिए। हमारी जो नेशनल वोकैबुलरी है, जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारी बयानबाजी है, उसको अनलर्न करना चाहिए और नई मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से उसको नर्चर करना चाहिए, ताकि हम दुनिया के साथ आगे बढ़ सकें। जॉन पॉल सार्ट्रा एक बहुत ही कमाल का फिलोसोफर था, जिसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये दिया कि जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं, जो आमराना हुकूमतें होती हैं, वो कभी भी अपनी आवाम को कलेक्टिव फोर्स नहीं बनने देती, क्योंकि अगर वो आपस में मिल जाएंगे तो वो एक तहरीक क्रिएट कर देंगे जो स्टेटस को महंगी पड़ सकती है। अब जब लोग इस तरह से बिखरे हुए होते हैं तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है, मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे और जुबान के नाम पे। अम्मार अली जान लिखते हैं कि इस तरह की मैस मैनिपुलेशन पाकिस्तान में भी होती है, क्योंकि रूलिंग एलीट का काम है पाकिस्तान को मुसलसल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इमरजेंसी में रखना। यही वजह है कि पाकिस्तान में फार राइट एक्सट्रीमिज्म बढ़ता चला गया और जो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न सोच है वो दबती चली गई। देखिए दोस्तों, इसमें मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ही सादा है और बहुत ही सीधा है। हमें सोसाइटी में बैलेंस को मेंटेन रखना है, एजुकेशन के ऊपर काम करना है, तालीम और तरबियत के ऊपर काम करना है, रैशनैलिटी ऑफ थॉट के ऊपर काम करना है, कौम की सोच को मॉडर्न करना है, प्रोग्रेसिव करना है, दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, एक्सट्रीमिज्म को शन करना है, सप्रेस करना है, खत्म करना है और लोगों की सोच को एनलाइटन करना है। अब जो हमारी 75 साल से या उससे पहले की भी जो सोच चलती हुई आ रही है ना, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। वी नीड टू क्रिएट अ न्यू नेशनल नैरेटिव जिसमें पाकिस्तान की अवाम सरे फहरिस्त हो। मैं अपने बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट बीइंग पॉम्पस और बिग इन माई बूट्स, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को हमारी जैसी आवाजों की जरूरत है, डॉक्टर तैमूर रहमान जैसे लोगों की जरूरत है, सोसाइटी को डॉक्टर ज़िशानुल हसन उस्मानी जैसे लोगों की जरूरत है, जो पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, फॉरवर्ड थिंकिंग की बात करें, ताकि हम लोग एक नए नेशनल नैरेटिव के जरिए पाकिस्तान को एक कामयाब और प्रॉस्परस मुल्क बना सकें। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड बाय।